कभी सोचा है वैज्ञानिक पूरी दुनिया के क्लाइमेट को मतलब जलवायु को कैसे बांटते हैं? ये ना एक सीक्रेट कोड जैसा है और आज हम मिलके इसे ही डीकोड करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे है? मतलब पूरी पृथ्वी की इतनी अलग-अलग, इतनी कॉम्प्लेक्स जलवायु को सिर्फ कुछ अक्षरों में कैसे बांधा जा सकता है? ये वाकई एक बहुत बड़ी पहेली है। इस विशाल पहेली को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट को एक सिस्टम चाहिए था, एक तरह का नक्शा जिससे वो इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को, इस सारी जटिलता को ऑर्गेनाइज कर सकें, समझ सकें। उन्हें एक क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत थी। तो आखिर क्लाइमेट को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्या है? खैर, इससे हमें अलग अलग इलाकों को कंपेयर करने में, दुनिया भर के पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। और तो और फ्यूचर प्लानिंग में भी, जैसे कि खेती कहाँ करनी है, शहर कहाँ बसाने हैं। मतलब ये सब कुछ क्लाइमेट को हमारी जिंदगी से सीधे सीधे जोड़ने के बारे में है ना कमाल की बात? देखिए, क्लाइमेट को बांटने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कामयाब तरीका निकला ना, वो उन चीजों पर आधारित था जिन्हें हम असल में नाप सकते हैं, जैसे कि तापमान और बारिश। इसे कहते हैं एम्पिरिकल अप्रोच। और ये आइडिया एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट के दिमाग की उपज था। तो कौन थे वो? हमारी कहानी के हीरो हैं व्लादिमीर कोपिन। 100 साल से भी पहले की बात है, इस क्लाइमेट डिटेक्टिव के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और कोपेन का जीनियस आइडिया ये था, उन्होंने महसूस किया कि किसी भी इलाके में उगने वाले पेड़ पौधे ही वहां की जलवायु की पूरी कहानी बता देते हैं। मतलब अगर ये जानना है कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, तो बस ये देख लो कि वहां उगता क्या है। कितना सिंपल लेकिन कितना गहरा आइडिया था, है ना? तो कोपेन का ये सिस्टम इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? भाई, एक तो ये बहुत सिंपल था। इसमें टेम्परेचर और बारिश जैसे आसानी से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल होता था और ये पूरी दुनिया में काम करता था। लेकिन सबसे जरूरी बात, इसने क्लाइमेट और वहां के पेड़ पौधों के बीच एक बहुत ही सीधा और साफ कनेक्शन बना दिया। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए, कोपेन के इस कोड की पहली लेयर को क्रैक करते हैं। 5 मेन क्लाइमेट फैमिलीज। तो ये है 5 मेन क्लाइमेट ग्रुप्स। ग्रुप ए है ट्रॉपिकल, मतलब जहां हमेशा गर्मी रहती है। ग्रुप बी है ड्राई, यानी सूखा, रेगिस्तान जैसा। सी है वार्म टेम्परेट, जहां मौसम सुहाना और हल्का रहता है। डी है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, जहां लंबी और ठंडी सर्दियां पड़ती हैं। और आखिर में ई यानी पोलार, जो कि बेहद ठंडा होता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जो ग्रुप बी का क्लाइमेट है ना, वो पूरी तरह से पानी पर डिपेंड करता है, या यूं कहें कि पानी की कमी पर। जबकि बाकी सारे ग्रुप्स ए, सी, डी और ई वो तापमान यानी टेम्परेचर से तय होते हैं। तो ये बेसिकली सूखा बनाम गीला वाला मामला है। तो ठीक है, मेन ग्रुप्स तो समझ आ गए, लेकिन बारिश का क्या? चलिए अब इस कोड की अगली लेयर को समझते हैं। तो इन छोटे लेटर्स का क्या मतलब है? ये जो छोटे लेटर्स हैं, ये बारिश के पैटर्न का राज खोलते हैं। जैसे एफ का मतलब है कि कोई सूखा मौसम नहीं होता, साल भर बारिश, अमेज़न के जंगलों की तरह। डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, यानी सूखी सर्दियां। एस का मतलब है समर ड्राई, सूखी गर्मियां, जैसे मेडिटेरेनियन इलाके में होता है। और एम का मतलब तो सब जानते हैं, मॉनसून। खास तौर पे ड्राई बी क्लाइमेट में दूसरा लेटर ये बताता है कि वो जगह कितनी सूखी है। एस का मतलब है स्टेपी, यानी सेमी एरिड। और डब्ल्यू, इसका मतलब है डेजर्ट, यानी रेगिस्तान, जो पूरी तरह से सूखा होता है। और अब बारी है आखिरी सुराग की, एक तीसरा लेटर जो टेम्परेचर के बारे में और भी ज्यादा डिटेल देता है। ये तीसरा लेटर जो ए, बी, सी या डी हो सकता है, यह हमें बताता है कि गर्मियां कितनी तेज हैं या सर्दियां कितनी ठंडी। मिसाल के तौर पर ए का मतलब है बहुत गर्म गर्मी, जबकि सी का मतलब है ठंडी और छोटी गर्मी। तो इससे क्लासिफिकेशन और भी ज्यादा सटीक और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए ए मतलब ट्रॉपिकल और एम मतलब मॉनसून, दोनों को मिला दें तो बनता है एएम, यानी एक ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। देखा ये कैसे काम करता है? हर कॉम्बिनेशन एक यूनिक क्लाइमेट जिप कोड की तरह है, जो हमें तुरंत बता देता है कि किसी जगह का मौसम कैसा होगा। तो हमने कोपेन का ये कोड तो क्रैक कर लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, हमारा पर्यावरण बदल रहा है, भविष्य में पृथ्वी का ये क्लाइमेट मैप कैसा दिखेगा? ये सिर्फ एक साइंटिफिक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब पर असर डालेगा। सोचने वाली बातें हैं ना? कभी सोचा है कि अमेज़न में इतने घने जंगल क्यों हैं और सहारा में सिर्फ रेत ही रेत? इन सवालों का जवाब पता है,
एक तरह के ग्लोबल सिस्टम या कह लीजिए एक कोड में छिपा है जो इन बड़े बड़े अंतरों को समझाता है। और ये सिस्टम कुछ और नहीं बल्कि एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एक तरह का नक्शा जो हमें धरती की जलवायु को पढ़ने में मदद करता है। तो चलिए इसी नक्शे को फॉलो करते हुए भूमध्य रेखा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है ग्रुप ए यानी ट्रॉपिकल जोन। ये वो इलाके हैं जो कर्क और मकर रेखा के ठीक बीच में पड़ते हैं। यहाँ की कहानी सीधी है, बहुत तेज और सीधी धूप और खूब सारा पानी। ये सब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCZ की वजह से होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस पूरे जोन में पानी तो है, पर वो बरसता कैसे है, इसी से सारा फर्क पड़ता है। अच्छा, अब ये जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, ये भी 3 तरह का होता है और इसका फर्क सिर्फ बारिश के पैटर्न से पता चलता है। देखिए, एक है AF जहां हर महीने बारिश होती है, दूसरा है AM यानी मॉनसून वाला जहां गर्मियों में जोरदार बारिश होती है और सर्दियां सूखी रहती है, और फिर है AW जहां बारिश का मौसम छोटा होता है और सूखा मौसम लंबा। तो सबसे पहले बात करते हैं AF की यानी ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ साल भर हर महीने बारिश होती है। अमेज़न बेसिन और अफ्रीका के कुछ हिस्से इसी में आते हैं। तापमान भी करीब करीब 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और इसका नतीजा घने सदाबहार जंगल जहां बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता बहुत ज्यादा है। यहाँ पर शिकार और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने वाली जनजातियां रहती हैं। अब आते हैं एम यानी मॉनसून क्लाइमेट पर। यहाँ जिंदगी पूरी तरह से बारिश के एक नाटकीय मौसमी बदलाव पर टिकी होती है। जैसा कि कहा भी जाता है, एक भारतीय किसान के लिए मॉनसून केवल मौसम नहीं है, ये फसलों का निर्णायक है, समृद्धि और अकाल के बीच की रेखा है। मतलब सब कुछ मॉनसून पर ही निर्भर करता है। तो ट्रॉपिकल जोन से निकलकर हमारी यात्रा अब हमें ले जा रही है दुनिया के उन बड़े और सूखे इलाकों में, यानी ग्रुप बी, द ड्राई वर्ल्ड। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है नमी की जबरदस्त कमी। मतलब बारिश या तो बहुत कम होती है या जितनी होती भी है वो तेज गर्मी की वजह से भाप बनकर उड़ जाती है। ऐसा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में नीचे उतरती हवा की वजह से होता है और इसी वजह से यहाँ बड़े बड़े स्टेपी और रेगिस्तान बने हैं। तो सवाल ये है कि इन रेगिस्तानों में आखिर कितनी गर्मी पड़ सकती है? यहाँ का तापमान कभी-कभी तो यकीन से परे होता है। जरा सोचिए, 58 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान 1922 में लीबिया के अल अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया था। ये दिखाता है कि BWH यानी रेगिस्तानी जलवायु में सूरज की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। तो पानी की इसी कमी से तालमेल बिठाने के लिए इंसानों ने हजारों सालों से अपने जीने का तरीका बदला है। स्टेपी इलाकों, जिन्हें BS या BSK भी कहते हैं, वहां बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए अकाल पड़ना आम बात है और रेगिस्तानों में तो बारिश ना के बराबर होती है। इसी वजह से यहाँ के लोगों ने पारंपरिक रूप से खानाबदोशी यानी नोमैडिक लाइफस्टाइल अपनाई है और सूखे के समय एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। चलिए अब सूखे इलाकों से आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं ग्रुप C में, जिसे वार्म टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। ये वो इलाके हैं जो 30 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच में आते हैं। और इस ग्रुप में सबसे पहले बात करते हैं मशहूर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की, यानी CS। इसकी एक खास लय है। यहाँ गर्मियाँ एकदम गर्म और सूखी होती हैं और सर्दियाँ हल्की फुल्की और बारिश वाली। और मौसम का यही शानदार पैटर्न है जिसकी वजह से ये इलाका जैतून और अंगूर जैसी चीज़ों की खेती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ मेडिटेरेनियन ही नहीं है, इसमें और भी कई तरह की जलवायु हैं, जैसे CFA यानी ह्यूमिड सबट्रॉपिकल, जहां पूरे साल बारिश होती है। ये पूर्वी अमेरिका और चीन में मिलता है। फिर है CWA जहां सर्दियां सूखी होती हैं, जैसे उत्तर भारत में। और एक है CFB यानी मरीन वेस्ट कोस्ट, जहां पूरे साल बारिश और हल्का तापमान रहता है, जैसा कि उत्तर पश्चिमी यूरोप में देखने को मिलता है। और अब हमारी ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में, ग्रुप D और E, जो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध और ध्रुवों पर ही मिलते हैं। तो पहले देखते हैं ग्रुप D को, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स। ये 40 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच मिलते हैं। यहाँ की कहानी लंबी बर्फीली सर्दियों और बहुत छोटे गर्मी के मौसम के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन फिर वही बात कि सर्दियां कैसी हैं, इसी से 2 अलग अलग तरह के क्लाइमेट बन जाते हैं। यहाँ आप साफ देख सकते हैं। एक है DF जहाँ सर्दियां बर्फीली और नमी वाली होती हैं। ये बड़े बड़े महाद्वीपीय इलाकों में पाया जाता है।
दूसरी तरफ है DW, जहां सर्दियां बहुत ज्यादा सूखी और ठंडी होती हैं। ऐसा एक मजबूत एंटी साइक्लोन की वजह से होता है और ये खासकर पूर्वोत्तर एशिया में मिलता है। दोनों ही जगह गर्मी का मौसम बहुत छोटा होता है। और अब हम पहुंच गए हैं ग्रुप ई में, यानी ध्रुवीय जलवायु। ये दुनिया के सबसे ठंडे कोने हैं। इसमें पहला है ईटी, यानी टुंड्रा। ये ऐसा इलाका है जहां कोई पेड़ नहीं उगता क्योंकि जमीन हमेशा जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। यहां गर्मी का मौसम इतना छोटा होता है कि सिर्फ काई और लाइकेन ही उग पाते हैं। और फिर आता है ईएफ, यानी आइस कैप। ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में मिलता है, जहां तापमान हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है और यहीं से आइसबर्ग यानी हिमशैल बनते हैं। तो देखा कैसे उष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की चादरों तक हमारी दुनिया अलग अलग तरह की जलवायु से बुनी हुई है। इस सफर में हमने देखा कि कैसे एक ही जलवायु कोड अलग अलग जगहों पर कितने विविध वातावरण बना देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी जलवायु हमारे आसपास की दुनिया को आकार देती है, क्योंकि आखिर में ये क्लासिफिकेशन सिर्फ नक्शे पर लिखे कुछ अक्षर नहीं है। यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि हमारे आसपास का लैंडस्केप कैसा होगा, हम क्या खाएंगे और हमारी जिंदगी कैसी होगी। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है। हम अक्सर सुनते हैं कि अरे, पृथ्वी की जलवायु तो हमेशा से बदलती आई है, तो फिर आज इतना शोर क्यों? आज ऐसा क्या अलग हो रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और मुझे यकीन है इस पूरी चर्चा के आखिर तक इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले थोड़ा इतिहास जानेंगे, फिर समझेंगे कि इसके कारण क्या हैं, कुदरती भी और हमारे बनाए हुए भी। इसके बाद देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर है क्या, फिर इस बढ़ती गर्मी का दुनिया पर क्या असर हो रहा है, और आखिर में दुनिया मिलकर इसके लिए क्या कर रही है और हमारे लिए मुख्य बातें क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह समझना है कि क्लाइमेट चेंज कोई आज की चीज नहीं है। ये तो हजारों लाखों सालों से होता आ रहा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और मजे की बात यह है कि इसके सबूत हमें अपने ही देश में मिलते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि आज जो राजस्थान का रेगिस्तान है वो करीब 8000 ईसा पूर्व में, मतलब 10,000 साल पहले, एक नम और ठंडा इलाका हुआ करता था? इतना ही नहीं, जो हमारी महान हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन भी कहीं ना कहीं मौसम के सूखने से जुड़ा हुआ है। और अगर बहुत पीछे न भी जाएं तो 1550 से 1850 के बीच एक छोटा हिमयुग भी आया था। तो बदलाव तो हमेशा से होता रहा है। तो सवाल फिर वही है, अगर ये हमेशा से होता आया है तो इन बदलावों की वजह क्या होती है? चलिए अब कारणों पर गौर करते हैं। अच्छा, तो देखिए, क्लाइमेट चेंज के पीछे मोटे तौर पे 2 तरह के कारण होते हैं। एक तो है कुदरती कारण, मतलब नेचुरल, जैसे सूरज की गर्मी में थोड़ा उतार चढ़ाव आ गया या कहीं बड़ा ज्वालामुखी फट गया। और दूसरी तरफ है यानी इंसानों की वजह से होने वाले बदलाव। और जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं वो साफ कहता है कि आज जो कुछ हो रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ ग्रीन हाउस गैसों का है जो हम पैदा कर रहे हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, है ना? आखिर ये है क्या भला और ये काम कैसे करती है? असल में यही वो पूरा मैकेनिज्म है जो आज हमारी पृथ्वी को गर्म कर रहा है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में समझिए। स्टेप 1, सूरज से रोशनी और गर्मी पृथ्वी पर आती है। स्टेप 2, हमारी जमीन इस गर्मी को सोखती है और फिर वापस अंतरिक्ष की तरफ भेजती है। अब आता है स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है। हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें हैं जो इस वापस जाती हुई गर्मी को पकड़ लेती हैं, उसे बाहर नहीं जाने देती, बिल्कुल एक कंबल की तरह। और इसी वजह से हमारी पृथ्वी गर्म रहती है और अब ज्यादा गर्म हो रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक कार का। सोचिए, आपने अपनी कार धूप में पार्क कर दी और सारे शीशे बंद हैं। जब आप वापस आते हैं तो अंदर कितनी भयंकर गर्मी होती है, क्योंकि गर्मी अंदर तो आ गई पर बाहर नहीं निकल पाई। बस ठीक यही हमारी पृथ्वी के साथ हो रहा है। तो ये कंबल वाली गैसें कौन सी हैं? ये रही मेन लिस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ नाम हैं जो हम बार बार सुनते हैं। यही वो गैसें हैं जो गर्मी को ट्रैप कर रही हैं। और जो बात सबसे ज्यादा चिंता की है वो ये कि इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, जो गाड़ियों, फैक्ट्रियों से निकलती है और जंगल कटने से बढ़ती है, वो हर साल करीब करीब 0.5% की रफ्तार से बढ़ रही है। अब आपको लगेगा 0.5% ही तो है, पर सोचिए, जब ये साल दर साल दशकों तक बढ़ता रहता है तो इसका असर कितना बड़ा हो जाता है।
तो ठीक है, हमने कारण समझ लिए, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी समझ लिया, पर सवाल यह है कि सो व्हाट? इस बढ़ती गर्मी का हमारी दुनिया पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब वो देखते हैं। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। सिर्फ 20वीं सदी में यानी 100 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर, करीब 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। फिर से ये सुनने में शायद बहुत कम लगे, पर जब हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तो इतना सा बदलाव भी बहुत बहुत बड़ा होता है। और ये देखिए, जिस वक्त ये सोर्स मटेरियल बना था, उस समय साल 1998 पूरे 1000 साल का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया था। सोचिए, 1000 साल का रिकॉर्ड, और आपको तो पता ही है उसके बाद से तो ये रिकॉर्ड ना जाने कितनी बार टूट चुका है। ये दिखाता है कि ये बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है, और इस गर्मी के नतीजे वाकई गंभीर हैं। हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जब वो पिघलते हैं तो पानी समंदर में जाता है, जिससे समंदर का लेवल बढ़ रहा है। इससे जो तटीय शहर हैं वहां बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है, जिन्हें हम क्लाइमेट रिफ्यूजी कहते हैं। मतलब हमारे जीने का पूरा सिस्टम ही खतरे में है। तो अब सवाल उठता है कि इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया कर क्या रही है, और इस पूरी बातचीत से हमें कौन सी जरूरी बातें याद रखनी है। इस मामले में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम था क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 में हुआ था। ये पहले बार था जब दुनिया के 141 देश एक साथ आए और उन्होंने ये वादा किया कि हाँ, हम इन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इसमें एक ठोस टारगेट रखा गया था। टारगेट ये था कि 1990 में जितना उत्सर्जन होता था उससे 5% कम करना है। इसने एक तरह से एक गोल सेट कर दिया था पूरी दुनिया के लिए। अब ये एक लाइन है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसे सोर्स में एग्जाम गोल्ड लाइन कहा गया है। ग्लोबल वार्मिंग अगर एक बार हो गई तो उससे पलटा नहीं जा सकता। मतलब ये इर्रिवर्सिबल है। जो नुकसान हो गया वो हो गया, और यही बात आने वाले एक्शन को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। और लीजिए, ये है हमारे उस सबसे पहले सवाल का जवाब। याद है हमने पूछा था कि आज क्या अलग है? तो जवाब ये है कि हाँ, क्लाइमेट तो नेचुरल तरीके से भी बदलता है, पर आज जो हो रहा है वो इंसानी गतिविधियों की वजह से हो रहा है, और बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। बस यही फर्क है। चलिए अब इस विश्लेषण के अंत में हम सीधे उस सोर्स पर चलते हैं जहां से ये सारी जानकारी ली गई है, यानी ई पाठशाला यूट्यूब चैनल। देखते हैं कि उनका अपने दर्शकों के लिए क्या संदेश है। तो ई पाठशाला का संदेश बहुत सीधा और सरल है। वो कहते हैं कि अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी और मिलती रहे। और वो एक बहुत अच्छी बात के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि ये जानकारी सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं। और उनकी ये लाइन बहुत अच्छी है कि एक शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई को भी आसान बना सकता है। तो चलिए हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग के कुछ असर परमानेंट हैं, मतलब इर्रिवर्सिबल हैं, तो फिर आज के समय में एक असरदार एक्शन, एक प्रभावी कार्रवाई असल में कैसी दिखनी चाहिए, इस पर सोचिएगा जरूर।